2024 लोकसभा चुनावों का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब रात के 8 बज चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में साधना के लिए पहुंच चुके हैं, तप के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन राहुल गांधी अपने आप को तपस्वी कहते हैं ना, तपस्वी राहुल गांधी। अब तपस्वी राहुल गांधी की पार्टी को मोदी के तप से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। देखिए, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है। कैमरा के साथ ध्यान, कैमरा मुक्त ध्यान करिए प्रधानमंत्री जी, आपको आवश्यकता है, पश्चाताप भी करिए। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको शांति और सुकून चुनने के लिए, पाने के लिए वीड लेना पड़ता है, गांजा पीना पड़ता है। वो उसकी चॉइस, हमको उस पर कोई एतराज नहीं। मार्केटिंग करने जा रहे हैं, फोटो खिंचवाने जा रहे हैं, शूटिंग करने जा रहे हैं। चुप रहना भी मोदी का इनको अंदर से थर्रा देता है, डरा देता है। सनातन कार्य के लिए वो उस भाव से जा रहे हैं तो कांग्रेस को दिक्कत हो रही है। ये सीधा आदर्श संहिता का उल्लंघन है। वो तौर तरीके हैं जिनसे आप या तो कैंपेनिंग कर रहे हैं या अपने आप को प्रसारित कर रहे हैं। मोदी जी अपने कर्मों से दिलों में है और जो विपक्ष है वो अपने कर्मों से रसातल में जा चुके हैं। कहीं तपस्या के लिए दूर चले गए हैं, क्योंकि उन्हें भी तो कहना है आखिरी में जब परिणाम नहीं आएगा कि हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई थी। ये मैं कह रही हूँ, ये लोग भोखला गए हैं, इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गई है। आप सभी जानते हैं स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम नरेंद्र दत्त था। नरेंद्र, एक नरेंद्र दत्त और एक नरेंद्र मोदी। 132 साल पहले जहां 3 दिन के तप के बाद नरेंद्र दत्त यानी स्वामी विवेकानंद जी को भारत माता की अनुभूति हुई थी ना, उसी जगह दूसरे नरेंद्र यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दत्त और नरेंद्र मोदी विकसित भारत के संकल्प के साथ 45 घंटे की साधना के लिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। जिस शिला पर साधना के बाद स्वामी विवेकानंद ने दुनिया को हिंदुत्व का ज्ञान उनको हुआ था ना, उसी शिला पर ध्यान लगाकर प्रधानमंत्री दुनिया को तप और साधना का संदेश देने जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री की इस तपस्या से विपक्ष को बहुत कष्ट हो रहा है। सवाल यह है कि विपक्ष को परेशानी प्रधानमंत्री की साधना से है? शब्द को ध्यान से सुनिएगा, फिर से पूछ रहा हूं, विपक्ष को परेशानी प्रधानमंत्री की साधना से है या सनातन से? विपक्ष को प्रधानमंत्री के मौन से परेशानी है या 45 घंटे मौन की मीडिया कवरेज से? क्योंकि हम तो दिखा रहे हैं भाई, राहुल जी भी मंदिर जाएंगे तो हम दिखाएंगे, राहुल जी आप जाइए हम दिखाएंगे। अब कल लालू जी दरगाह गए थे, मैंने स्टोरी की थी ना, वो दरगाह गए थे, जिसकी जैसी आस्था वो मैंने दिखाई थी। अब प्रधानमंत्री जी कन्याकुमारी गए हैं तो देश क्यों ना जाने भाई? आज ऐसे सभी सवाल इसलिए क्योंकि 7वें चरण यानी कि आखिरी चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब प्रचार नहीं होगा और नरेंद्र मोदी राजनीति की कड़ी तपस्या के बाद दूसरे कड़े तप के लिए कन्याकुमारी पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में प्रधानमंत्री का 45 घंटे का जो साधना है वो संभवतः शुरू होने वाली होगी या संभवतः हो चुकी होगी। तब भारत माता की अनुभूति प्रधानमंत्री विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर 45 घंटे, ये 2 तस्वीरें देखिए, नरेंद्र दत्त, नरेंद्र मोदी,
अद्भुत। 1892 में नरेंद्र दत्त की साधना 3 दिन की, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ध्यान, नरेंद्र मोदी और नरेंद्र दत्त, ये वही जगह है जहां 132 साल पहले, मैं आपको लगातार बता रहा हूं, हिंदुत्व के हीरो, भारत में राष्ट्रवाद के जनक स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन ध्यान लगाया था। 3 दिन। कहा जाता है कि इसी जगह पर स्वामी जी को, नरेंद्र दत्त को, स्वामी विवेकानंद जी को भारत माता की दिव्य अवधारणा की अनुभूति हुई थी। अब मैं फिर से कह रहा हूं, संयोग से स्वामी विवेकानंद का जो वास्तविक नाम है वो नरेंद्र दत्त है। अब ये संयोग है भाई। कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने की प्रेरणा कन्याकुमारी में ध्यान से ही मिली थी, लेकिन इसी शिला पर प्रधानमंत्री के तब से विपक्ष बहुत कष्ट में है। कांग्रेस चाहती है कि चुनाव आयोग प्रधानमंत्री की साधना भंग करे। ममता बनर्जी चाहती है कि मोदी की तपस्या की मीडिया कवरेज ना हो। हम ये जो शो भी कर रहा हूं ना, मैं देश नहीं झुकने देंगे में जो ये तस्वीरें दिखा रहा हूं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना, ये कवरेज नहीं होनी चाहिए। ये ऑपोजिशन का, विपक्ष का ऐसा मानना है। पूरा विपक्ष चाहता है कि मोदी के तप की मीडिया कवरेज रुक जाए, यानी कि 45 घंटे लंबी मौन साधना मोदी कर रहे हैं और मुंह विपक्ष का सूखा हुआ है। पहले आपको दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री के तप से परेशान होकर किसने क्या कहा, फिर आपको बताएंगे सवाल क्यों उठ रहा है कि विपक्ष को कष्ट साधना से, सनातन से, दिखाएंगे आपको। इस बार कन्याकुमारी जा रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि मीडिया और कैमरा पे प्रतिबंध लगाएं और जाइए, जो ध्यान करना कीजिए, ध्यान में बाधाओं को मत लाइए। वैसे तेजस्वी जी के पिताजी कल दरगाह गए थे, कैमरा वहां भी था, वो भी तस्वीरें देखी, टोपी पहनी हुई थी, कोई दिक्कत नहीं है भाई। मोदी जी कैमरे के साथ गए, नहीं गए, अब तक को शायद आधा 1 मिनट की कोई तस्वीर मुश्किल से आई है अभी वहां से तो। लेकिन विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान शुरू किया। 45 घंटे लंबी ध्यान साधना करेंगे प्रधानमंत्री। कन्याकुमारी में 1 जून तक रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अच्छा, ये खबर इस वक्त है कि जो है ध्यान शुरू हो गया है, ये बड़ी खबर इस वक्त मुझे मिल रही है। अब 8 बजे हैं, यानी कि अब 1 तारीख शाम तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधना में रहने वाले हैं। ये इस वक्त मुझे अभी इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना शुरू हो गई है। विवेकानंद रॉक मेमोरियल में वो बैठ चुके हैं साधना के लिए, वहां पर उनका ध्यान शुरू हो चुका है। अब आप समझिए, आज शाम से लेकर 1 तारीख शाम लगभग मतलब 45 से 48 घंटे आप मान लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 5 बजे तक होती है तो आप 45 घंटे, 48 घंटे अगर रात 8 बजे तक इसी तरह से साधना करते हैं। लेकिन विपक्ष के कष्ट की बात करेंगे। अगर विपक्ष को परेशानी इस बात से है कि मोदी तपस्या कर रहे हैं तो उसकी मीडिया कवरेज क्यों हो रही है, ये सवाल है ना। तो भाई हमारा कहना है, मीडिया और मीडिया कवरेज पर सवाल उठाने से पहले विपक्ष को सोचना चाहिए कि मीडिया कवरेज तो मैं कह रहा हूँ ना तब भी होती है जब राहुल गांधी जी मंदिर जाते हैं, तब ये सवाल नहीं उठा कि मंदिर में, ये देखिए तस्वीर है भाई, हमने दिखाया भी, राहुल जी मंदिर जाएं, अखिलेश जी जाएं, राहुल जी राम मंदिर जाएं, देखिए सुबह से लेकर रात तक कवरेज करूंगा मैं, अमन चोपड़ा। राहुल जी राम मंदिर जाइए ना, मैं कवरेज करूंगा आपकी। अखिलेश यादव जी को परिवार के साथ जाना था, गए नहीं अभी तक। अखिलेश जी जाइए ना राम मंदिर, मैं सुबह से लेकर रात मैं कवरेज करूंगा न्यूज़ 18 इंडिया पर। हम कोई भेदभाव थोड़ी ना भाई, जो जाए मंदिर, अगर बड़ी खबर है कवरेज होगी। ये भी तो तस्वीरें आई थी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, राहुल गांधी जी राम मंदिर जाइए, मैं कवरेज करूंगा ना। राष्ट्र देश नहीं झुकने देंगे शो की शुरुआत आपकी खबर के साथ होगी, आप जाइए तो सही। राम मंदिर यहां भी गए थे, कैमरे थे ना, मीडिया कवरेज तब भी होती है। जब शराब नीति घोटाले में बेल मिलने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंदिर जाते हैं, गए थे ना, तब भी सवाल नहीं उठता कि मीडिया कवरेज क्यों हो रही है। मीडिया कवरेज तो तब भी होती है जब राम मंदिर पर विवादित बयान देने वाली मीसा भारती खुद जीत का आशीर्वाद मांगने वो मंदिर जाती हैं, उनके पीछे पीछे दर्जनों कैमरे जाते हैं, दर्जनों कैमरे। तब नहीं सवाल उठता कि मंदिर में कैमरों की जरूरत क्या है, तब नहीं उठता। इसके अलावा विपक्ष को ना ये भी सोचना चाहिए कि अगर सावन में मटन, नवरात्रि में मछली खाने को मीडिया कवरेज दी जा सकती है ना, उसकी भी मीडिया कवरेज हो सकती है ना। सनातन धर्म के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियों को जगह दी जा सकती है ना। तो भाई मोदी की तपस्या को क्यों नहीं, मतलब आपको अगर बुरा लग रहा है मैं ये दिखा रहा हूं ये खबर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना, तो फिर ये आपकी समस्या है। ये सब, इसको भी मीडिया कवरेज, यहाँ भी कैमरे पहुंच जाते हैं, मतलब यार थी ना कवरेज, मीडिया कवरेज हम लोगों ने दिखाया था। इसके अलावा एक सवाल ये भी कि जो आचार्य, ध्यान से सुनिएगा जो बता रहा हूं, जो आचार्य प्रमोद कृष्णम और संजय निरुपम ने उठाया
कि कष्ट साधना से है या सनातन से। मतलब चुनाव प्रचार बहाना, सनातन निशाना। आज विपक्ष कह रहा है कि मोदी का तपस्या करना इसलिए गलत है क्योंकि इससे चुनाव में वोटर्स को प्रभावित किया जा सकता है। अभी 1 तारीख को वोटिंग है, मोदी जी की तस्वीरें चलेंगी तो इससे हो सकता है वोट थोड़ा सा प्रभावित हो जाए। लेकिन फरवरी 2024 में याद करिए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलमग्न द्वारिका में समुद्र के नीचे तपस्या की थी, तब तो चुनाव नहीं थे। तब कौन सा चुनाव आचार संहिता भंग हो रही थी? तब क्यों विरोध किया था? ड्रामा बताया था, किया था ना, राहुल गांधी ने इसे ड्रामा बता दिया था। तब कौन सी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था? सवाल तो है ना। इससे पहले प्रधानमंत्री की साधना का विरोध तब हुआ था जब 2019 में आखिरी चरण के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री केदारनाथ की गुफा में तपस्या के लिए पहुंचे थे। ये वो चर्चित तस्वीर। तब भी विपक्ष ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी, तब भी विरोध। इसके पहले मोदी जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए थे, तब भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था, जबरदस्त विरोध किया था। तब समाजवादी पार्टी ने कहा था कि यह संविधान की शपथ का उल्लंघन होगा। जब मोदी ने आदियोगी की 112 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया, तब भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था। तब भी जब केदारनाथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आदियोगी शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया था, तब भी विपक्ष ने इसका विरोध किया था। जब प्रधानमंत्री ने नई संसद में सनातन संस्कृति के प्रतीक सेंगोल, याद है, सेंगोल की स्थापना की थी, तब भी विपक्ष ने विरोध किया था। जब रफाल की शक्ति पूजा हुई थी, याद है, राजनाथ सिंह की वो तस्वीरें, जब शक्ति पूजा रफाल की, नींबू हरी मिर्च, तब भी स्वास्तिक उस पर बनाया गया था, तो उस स्वास्तिक का भी विरोध किया गया था। इसलिए पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कह रहे हैं ना, और शायद संजय निरुपम भी अब वही बात कह रहे हैं, लग रहा है कि हाँ, ये प्रॉब्लम दरअसल चुनाव आचार संहिता कन्याकुमारी नहीं, प्रॉब्लम सनातन से हो सकती है। इसलिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तपस्या पर जब विपक्ष ने विघ्न डालने की कोशिश की, तो कई नेताओं ने कहा कि विपक्ष को दिक्कत मोदी की साधना से नहीं है, सनातन से है। सुनिए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है, जिनकी आस्था विदेशों में है। इसीलिए ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति को मेडिटेशन करके शांति और सुकून मिल रहा है तो वो उसकी चॉइस है। अगर किसी, बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको शांति और सुकून चुनने के लिए, पाने के लिए वीड लेना पड़ता है, गांजा पीना पड़ता है, तो वो उसकी चॉइस है, हमको उस पर कोई एतराज नहीं। लेकिन जो गांजा लेने वाले, वीड पीने वाले हैं जो शांति के लिए, उनको इस मेडिटेशन का आध्यात्मिक महत्व समझ में नहीं आएगा। तो कांग्रेस का जो विरोध है वो धर्म विरोधी है, अध्यात्म विरोधी है, स्वामी विवेकानंद का विरोध कर रहे हैं ये, और हिंदू धर्म की आस्थाओं और परंपराओं का तो विरोध कर ही रहे हैं। और इसलिए कांग्रेस के इस हिंदू विरोध का हम एक सख्त विरोध करते हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। ये हिंदू विरोध है, सनातन विरोध है। प्रॉब्लम सनातन से है, कन्याकुमारी से, केदारनाथ से, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से, संसद में सेंगोल की स्थापना से। ये प्रॉब्लम कुछ और है। अब आपको ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल से जुड़ा एक ऐतिहासिक तथ्य मैं बताने जा रहा हूं। मोदी आज विकसित भारत का संकल्प लेकर विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे हैं। ठीक है, 33 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचे थे कन्याकुमारी। 2 तस्वीरें देखिए आप, जब जहां अनुच्छेद 370 हटाने और एक देश 2 विधान 2 प्रधान के खिलाफ संकल्प लेकर कन्याकुमारी पहुंचे थे प्रधानमंत्री। देखिए तस्वीर को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आप टीवी के पास आइए, देखिए कौन नजर आ रहा है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ में नजर आ रहे हैं मुरली मनोहर जोशी। ये वही जगह है कन्याकुमारी जहां आज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विवेकानंद रॉक मेमोरियल। यहां पर पुष्पांजलि अर्पित करके एकता यात्रा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से की थी। ये देखिए, आज ये तस्वीर हम आपके लिए निकाल कर लेकर आए हैं। यहीं से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 दिसंबर 1991 को बीजेपी की एकता यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर फूल अर्पित करके हुई थी, जो कश्मीर के लाल चौक पर समाप्त हुई थी। ये इसी घटना की ये वो तस्वीर है, वायरल तस्वीर है, जिसमें देखिए आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये 33 साल पहले की तस्वीर है, 1991, एकता यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी, इसी जगह से विवेकानंद रॉक मेमोरियल, साथ में डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी एक साथ दिख रहे हैं। ये वही तस्वीर है। चलिए अब आपको एक और दिलचस्प तथ्य हम दिखाने जा रहे हैं, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि चुनाव ना किसी की तपस्या का विरोध करके नहीं, बल्कि संभवतः कड़ी मेहनत करके जीता जाता है। इस वक्त नरेंद्र मोदी की उम्र जो है वो 73 वर्ष है, 73 ईयर्स। ठीक है, 73 वर्ष। आज 45 घंटे का मौन व्रत करने से पहले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितनी चुनावी सभाएं कर चुके होंगे? अच्छा, आ गया आंकड़ा, आ गया है, ठीक है, आंकड़ा है भाई साहब 206 चिलचिलाती गर्मी, मतलब तप, इतनी गर्मी, बुरा हाल है। 206 चुनावी सभाएं, रोड शो, इंटरव्यू 80। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उम्र को मुद्दा बनाने वाले इंडी गठबंधन के युवा नेता, मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि प्रधानमंत्री को वो रिटायर हो जाओ, बुजुर्ग हो गए हैं, कहते हैं ना मोदी जी तो रिटायर हो जाओ। भाई साहब, जिसको रिटायर करने के लिए कह रहे हैं ना, वो कई युवाओं को पानी पिला दे। देखिए आप, 73 साल की उम्र में रैलियां, रोड शो मिलाकर 206। अच्छा, जो राजनीति में कथित युवा हैं, कथित युवा ही हैं भाई। राहुल गांधी जी 53 वर्ष की उम्र है, 107 चुनावी सभाएं, 206, 73 वर्ष उम्र, रिटायर होने का टाइम जो लोग कहते हैं, वहां देखिए 206, राहुल गांधी 107 चुनावी सभाएं। अच्छा, इंटरव्यू का आंकड़ा तो बड़ा दिलचस्प है साहब, एक इंटरव्यू, एक, वो भी हमारे सहयोगी हैं और उनसे बातचीत की राहुल गांधी ने, गनीमत रही, पकड़ लिया उनको, एक इंटरव्यू। वहां देखिए 80 इंटरव्यू। लेकिन रिटायर मोदी जी को होना चाहिए। अच्छा, किसको रिटायर होना चाहिए नहीं, अच्छा वो तो खैर 4 जून के बाद पता लग जाएगा। लेकिन 4 जून को भारत का राजनीतिक भविष्य क्या होगा, इसका सटीक अंदाजा आपको 1 जून को न्यूज़ 18 इंडिया के एग्जिट पोल से मिल जाएगा। लेकिन ना एक ट्रेलर दे दिया प्रधानमंत्री ने। जी हाँ, बहुत बड़ा बयान आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में भारत में राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है। राजनीतिक भूचाल, राजनीति के बड़ी स्क्रीन पर दिखाइए भाई, ये जो बड़ी स्क्रीन पर दिखाइए, इसका ब्लूप्रिंट जो है इस वक्त हम बताने जा रहे हैं। कल देश में आने वाले इस राजनीतिक भूचाल का संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। और राजनीतिक भूचाल जो है उसका मैं आज कोशिश करूंगा भूचाल का ब्लूप्रिंट आपको देने की। लेकिन पहले एक काम करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो बयान सुनाइए भाई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बयान दिया ना, राजनीतिक भूचाल आने जा रहा है 4 तारीख के बाद, वो बयान सुनाइए, फिर मैं ब्लूप्रिंट पूरा पेश करूंगा यहां पर क्या क्या हो सकता है। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा राजनीतिक भूचाल। अब ये राजनीतिक भूचाल क्या है, मतलब भूचाल का ब्लूप्रिंट क्या हो सकता है? 2 मिनट के लिए रिमोट को साइड में रख दीजिए, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं 4 जून के बाद का वो राजनीतिक भूचाल और भूचाल का ब्लूप्रिंट। देखिए, प्रधानमंत्री अक्सर ये कहते हैं कि वो ना कुछ सरप्राइज नहीं देते हैं, वो हिंट देते हैं। अगर आप समझने वाले हो, उनके बारे में कहा जाता है कि बेहद चौंकाने वाले फैसले करते हैं। जबकि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि देश जिन फैसलों पर चौंक जाता है, उसके संकेत वो काफी पहले देना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि अगले 6 महीने में देश में कौन सा राजनीतिक भूकंप आने वाला है, इनको पढ़ते जाइए आप, ये नरेंद्र मोदी के कुछ बयानों से समझा जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने पूरे चुनाव में भ्रष्टाचार का जिक्र किया। उन्होंने हमारे साथ इंटरव्यू में भी सबसे पहले भ्रष्टाचार का जिक्र किया। तो नंबर 1 जो मुझे लगता है भूकंप का ब्लूप्रिंट, वो प्रधानमंत्री की तरफ से जो दिया गया, ये सारे एक एक करके हम आपको दिखाएंगे। वो जो सबसे बड़ा जो दिया गया वो है संभवतः करप्शन फ्री इंडिया, भ्रष्टाचार मुक्त भारत। सुनिए क्या कहा था प्रधानमंत्री ने, करप्शन का फुल एंड फाइनल। तो मेरी कोशिश ये है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, वो आगे है। जिसने खाया है वो निकालूंगा और जिसका खाया उसको खिलाऊंगा। तो हमको लगता है करप्शन का फुल एंड फाइनल जो है भ्रष्टाचार के ब्लूप्रिंट में नंबर 1 पर आता है। इसके बाद आता है परिवारवाद के टुकड़े टुकड़े, भ्रष्टाचार का ब्लूप्रिंट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार परिवारवाद को लेकर हमेशा मुखर रहे हैं, उन्होंने हमेशा इस बात का जिक्र भी किया है। तो नंबर 2 हमारी नजर में परिवारवाद के टुकड़े टुकड़े, खुद प्रधानमंत्री इसका हिंट कैसे दे चुके हैं वो बयान सुनाइए आप। 4 जून के बाद अगले 6 महीने में देश में बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है। ये परिवारवादी पार्टियां अपने आप बिखर जाएगी। नंबर 2 परिवारवाद के टुकड़े टुकड़े। नंबर 3 प्रधानमंत्री जो तीसरा संकेत लगातार दे रहे हैं वो है तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई का। दिखाइए भाई स्क्रीन पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो तीसरा संकेत दे रहे हैं वो है तुष्टीकरण के खिलाफ लड़ाई का।
मोदी ने इस चुनाव में लगातार मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण दिए जाने का विरोध किया और आप सोचिए इसी का नतीजा है कि यूपी और राजस्थान की सरकारें मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण की समीक्षा करने जा रही हैं। तीसरा, तुष्टीकरण पर बुलडोजर। तुष्टीकरण पर बुलडोजर दिखाइए भाई, तुष्टीकरण पर बुलडोजर। मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। अच्छा, एक और चीज जिसका जिक्र प्रधानमंत्री लगातार कर रहे हैं वो आप जानते हैं कि वो कहते हैं कि अभी जो है ना 10 साल वो आपने एपेटाइजर देखा है, मेन कोर्स अभी आने वाला है। और क्या हिंट मिलता है जब उनकी सरकार ने जो किया है वो सिर्फ एपेटाइजर है, मेन कोर्स तो तीसरी सरकार में आएगा। अब अगर अनुच्छेद 370 की समाप्ति को एपेटाइजर मान लिया जाए तो क्या पीओके वापसी मेन कोर्स होने जा रही है? पीओके की घर वापसी, ये लगता है हमको ये बुलडोजर, ये ब्लूप्रिंट होने जा रहा है भूचाल का। दिखाइए भाई, और इंटरव्यू दिया प्रधानमंत्री। कैसे कैसे बयान आ रहे हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहनी है, अरे भाई पहना देंगे। आप सोचिए, चूड़ियां पहना देंगे, अब क्या होगा क्या नहीं होगा। 370 एपेटाइजर है तो क्या पीओके मेन कोर्स होने जा रहा है? उधर दिल्ली में किस तरह से पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, दिल्ली वालों पर डबल अटैक, एक तो गर्मी ऊपर से पानी ही नहीं है। अच्छा, इस बीच एक मिनट रुक जाओ, वो तस्वीरें दिखाइए भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एकदम ताज़ा तस्वीरें आ गई हैं, ये ताज़ा तस्वीरें आ गई हैं। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं न्यूज़ 18 इंडिया पर। ये देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख सकते हैं पूजा करते हुए। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया पर आप देख रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो तस्वीरें जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में पहुंचे और वहां पर साधना, जिसका जिक्र बार बार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साधना, हाथ जोड़कर यहां पर सर झुकाते हुए। और देखिए ये वो तस्वीर, अब ये तस्वीरें दिखाने से विपक्ष बहुत परेशान होगा भाई। ये न्यूज़ 18 एक्सक्लूसिव की तस्वीरें, ये कहीं और आपको नहीं मिलेंगी, ये सिर्फ यहीं पर आपको तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और ये तस्वीरें दिखाने से ही परेशानी थी विपक्ष को, भाई हम तो दिखा रहे हैं भाई तस्वीरें। मैं तो कह रहा हूँ राहुल जी आप भी जाइए ना, मंदिर आइए, मैं दिखाऊंगा आपको। और ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज की तस्वीर। आप सोचिए 2 महीने 206 के करीब रैलियां, 80 इंटरव्यूज और इतना मतलब हेक्टिक शेड्यूल सुबह से लेकर रात तक। और अब आखिरकार प्रधानमंत्री जो है ना, आप सोचिए प्रधानमंत्री जो है निहार रहे हैं समुद्र और वहां पर विवेकानंद रॉक मेमोरियल कन्याकुमारी, वहां पर पहुंच चुके प्रधानमंत्री। देखिए जो तस्वीर, ये देखिए सबसे खूबसूरत तस्वीर, आरती यहां पर प्रधानमंत्री हाथ जोड़कर नमन करते हुए। और यही तस्वीरें, इन्हीं तस्वीरों को लेकर विवाद है कि तस्वीरें नहीं दिखाई जानी चाहिए मीडिया में क्योंकि चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। भैया आप पर हम छोड़ते हैं, ये तस्वीरें देश तक पहुंचनी जरूरी है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 33 साल पहले भी यहां पर गए थे कन्याकुमारी। और ये वो तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और कैसे दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, देखिए आप हैरान हो जाएंगे। दूसरे देश की राजधानियों में 24 घंटे पानी मिलता है, पूरे प्रेशर पे मिलता है, किसी टंकी की ज़रूरत नहीं होती, कोई पंप नहीं लगाना पड़ता। ऐसे ही अब दिल्ली में करके दिखाएंगे। पानी बिल्कुल नहीं आ रहा, उसमें अब लाइट भी कटने लगा है और बोलते हैं कि हम पानी देंगे, बिजली देंगे, फ्री देंगे, क्या देंगे? सीवर का पानी का सप्लाई कर रहे हैं, शुद्ध पानी नहीं दे पा रहे, जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। 11.7 लाख कंज्यूमर्स में से 7 लाख कंज्यूमर्स के बिल जीरो हो जाएंगे। रात भर जग के पानी का वेट करते हैं, लेकिन पानी आता भी है 10 मिनट, वो भी गंदा पानी, महकता हुआ पानी आता है। आप ही बताओ कि हम लोग पानी कब भरें? हरियाणा पानी ही नहीं छोड़ रही है, तो दिल्ली के लोगों के पास तो पानी की किल्लत होगी ही। क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने। आने वाले समय में अगर पानी की कमी होती है दिल्ली के अंदर, तो वो पानी की कमी केवल
जनता के ऊपर ना थोपी जाए, उस पानी की कमी को दिल्ली के सारे वीआईपी के अंदर भी बांटा जाए। पानी नहीं भरेगा तो बच्चों को क्या पिलाएगा, क्या खिलाएगा। इतने इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट्स के जो हेड हैं उनको आपने छुट्टी दे दी बिना मंत्रियों को बताए। और पानी को लेकर कैसे हाहाकार मचा आपको दिखाएं, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की एक बड़ी तस्वीर आज आपको दिखाने जरूरी है कि कहीं आपके घर में एसी बम तो नहीं है। वो तस्वीर दिखाइए आज क्या हुआ भाई, ये देखिए आप तस्वीर, एसी में आग लग रही है जगह जगह, एसी बम। ये हमें जो जानकारी मिली है वो बताया गया कि नोएडा में बुलेवार्ड सोसाइटी है, वहां पर एसी ब्लास्ट हो गया और वो तस्वीर दिखाइए। और पूरी सोसाइटी के अंदर, उस फ्लोर के अंदर पूरी तरह से आग ही आग लग गई। एसी ब्लास्ट, एसी बम इसको बार बार कहा जा रहा है। ये देखिए वो तस्वीर, इसको फुल स्क्रीन पर दिखाइए तस्वीर, ये तस्वीर फुल स्क्रीन पर देखिए आप, ये देखिए अब आप। ये इसलिए आज ये हमको लगा तस्वीर ये सबसे पहले आपको दिखानी चाहिए। ये एसी ब्लास्ट हुआ और फिर आप देखिए धुएं का गुबार, आसपास के घरों में लगी आग, एसी ब्लास्ट। टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, गर्मी इतनी भीषण। और फिर देखिए आप, ये फ्लैट नोएडा के ये तो तस्वीरें नोएडा के सेक्टर 100 की लोटस बुलेवार्ड सोसाइटी की तस्वीर है। और ये बाद फिर क्या हुआ, बाद में सामान जलकर पूरी तरह से खाक हो गया और देखते ही देखते आग ने मतलब विकराल रूप धारण कर लिया। और कुछ घंटों के अंदर ये देखिए आप, वो आग वाली तस्वीरें दिखाइए किस तरह से एसी, वहां पर आप बाहर की तरफ जो देखेंगे, जो बालकनी है, ये देखिए अब आप, ये एसी ब्लास्ट। बार बार इसका जिक्र किया जा रहा है भाई, हर एक के घर में एसी लगा है आज तो मतलब। अब तो ऐसे में तो कितने एसी बम है, मतलब हम क्या करें कि भाई एसी ब्लास्ट ना हो। कम से कम आपके घर में है तो आपको क्या करना चाहिए आज भी मैं बताऊंगा। मतलब इस फ्लैट में रखा हर सामान आग लगने से पूरी तरह से जल गया। और उसके बाद देखिए आप आसपास के घरों तक ये धुएं का गुबार वहां पर पहुंचा। और ये देखिए उसके बाद जब आग लग गई तो फिर क्या हुआ। इसीलिए हमने आज ये इस खबर को हमने सोचा कि सबसे पहले आपको बताना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए कि ये आपके घर में ऐसा ना हो। पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ है, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और देख के कई हिस्सों में पारा जो है 50 डिग्री के पार पहुंच गया है, जिसकी वजह से देश के कई इलाकों से एसी फटने की घटना। वो वीडियो दिखाइए जिसमें थोड़ी बातचीत भी हो रही है, वो दिखाइए एक बार, दिखाइए। राधा स्वामी दया करें। शुभ, ये बहुत भयानक हो रखा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। ओह माय गॉड। राधा स्वामी दया करें। शुभ, ये बहुत भयानक हो रखा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। ओह माय गॉड। राधा स्वामी दया करें। शुभ, ये बहुत भयानक हो रखा है, मेरे को बहुत डर लग रहा है। ओह माय गॉड। राधा स्वामी दया करें। अच्छा अब देखिए, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपके घर में कोई एसी बम तो नहीं। अच्छा इसको नोट कर लीजिए भाई साहब, जो बताने जा रहा हूँ ध्यान रखिएगा, इससे कम से कम खतरा कम हो जाएगा। सबसे बड़ी सावधानी है कि एसी की सर्विसिंग वो रेगुलर रखिए भाई साहब। इसलिए कि जब भी एसी यूज़ करें ना, सर्विस का ध्यान अवश्य रखें। ये एक अनुमान के मुताबिक बताया जाता है कि 600 घंटे चलने पर एसी की सर्विसिंग आप ज़रूर करवा लें, वो बहुत ज़रूरी है, 600 आवर्स। नंबर 2, दूसरी सावधानी, एसी को ओवर हीटिंग से बचाएं। मतलब वक्त वक्त पर एयर फिल्टर चेंज करें। आउटडोर यूनिट की क्लीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे गर्माहट पीछे पैदा हो जाती है। तो फिर पीछे का जो हिस्सा होता है ना, आउटडोर यूनिट, जो अगर स्प्लिट एसी है तो आउटडोर यूनिट जो है उसको आप रेगुलर क्लीनिंग उसकी रखें। अच्छा कोशिश करें कि आउटडोर यूनिट को छांव में रखें। इसके आसपास जो है ना खाली जगह होनी चाहिए पीछे वेंटिलेशन के लिए, ताकि पीछे गर्म हवा जब आप एसी चलाते हैं तो वो निकल जाए, ताकि ये ओवर हीट ना हो। कुल मिलाकर ये कोशिश करनी है कि ओवर हीट ना हो। सुनते जाइए ध्यान से। एसी का प्लग लगाने के लिए ना एक्सटेंशन कॉर्ड का यूज़ ना करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे सीधा मेन सप्लाई से आप कनेक्ट करें, क्योंकि एक्सटेंशन कॉर्ड से एसी पर लोड बढ़ता है। ध्यान रखिए, एसी में ना एक सबसे इंपॉर्टेंट जो आज हमें रिसर्च से पता लगा, हमने कुछ एक्सपर्ट से भी बात की, गैस का लेवल बहुत कम है ना, तब भी यूनिट ज़्यादा गर्म होकर ब्लास्ट हो सकता है। दोबारा सुनिए, एसी में गैस का लेवल अगर बहुत कम है ना, तब भी यूनिट ज़्यादा गर्म होकर ब्लास्ट हो सकता है। इसलिए एसी में गैस लोकल वेंडर से ना डलवाएं, प्रोफेशनल्स लोग हों, और गैस लीक ना हो, इसका बहुत ध्यान रखें। एसी का प्लग और वायर्स को समय समय पर चेक करते रहें। ध्यान रखें कि कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट ना हो। एक और चीज़, टर्बो मोड में कुछ समय तक एसी चलाने के बाद इसे वापस नॉर्मल मोड पर कर दें। ओवरहीट, बस ओवरहीटिंग ना हो, ये ध्यान रखिएगा। नॉर्मल स्पीड में एसी चलाने से ब्लास्ट होने के खतरे से बचा जा सकता है।
अच्छा, एक और चीज़, बहुत ही अगर आदर्श स्थिति में वैसे कहा जाता है तो 3 से 4 घंटे अगर आप एसी चलाते हैं ना, 5-7 मिनट के लिए ना उसे आप ऑफ कर दें, 3 से 4 घंटे। और जब भी घर में एसी लगवाएं तो इसकी कैपेसिटी के मुताबिक पावर सप्लाई लोड और घर की वायरिंग ज़रूर चेक करें, और हमेशा प्रोफेशनल इलेक्ट्रीशियन से ही घर में एसी इंस्टॉल करवाएं। देखिए, कोशिश है आपको सुरक्षित रखने की। ये वीडियो अगर आप तक पहुंच रहा है, सारे व्हाट्सएप ग्रुप में इसको पहुंचाएं, क्योंकि ये जो एसी बम वाला मामला है ना, बहुत डेंजरस है साहब। ये एसी बम, क्योंकि हर एक के घर में एसी, भाई मेरे घर में भी एसी है, हर एक के घर में एसी है। तो आज हमने इस पर रिसर्च की, एक्सपर्ट से बात की, और हमने को ये 10 पॉइंट्स मिले हैं। इसको आप व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पहुंचाएं, वरना ये देखिए आउटडोर यूनिट का जो है वो क्या हाल होता है। कहीं आपके घर में एसी बम तो नहीं। और उधर दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दिल्ली में पानी के लिए त्राहिमाम कर रही है जनता, अलग अलग इलाकों में। लेकिन याद करिए, आपको याद होगा जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में गए थे ना, तो जेल के अंदर उन्होंने दिल्ली के मंत्री को एक निर्देश भेजा था, बहुत चर्चा हुई थी। संदेश में ये था, जो आतिशी ने बताया, कि गर्मियां आ रही हैं, जहां पानी की कमी है ना, वहां उचित संख्या में टैंकरों का इंतजाम कीजिए। ये जेल के अंदर से ऑर्डर्स आए थे केजरीवाल जी के, जो आतिशी जी ने बताए थे। मुख्य सचिव समेत तमाम अधिकारियों को उचित आदेश दीजिए ताकि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो। जब जेल में थे केजरीवाल, पानी की समस्या को लेकर बहुत चिंतित थे। जनता की समस्याओं का तुरंत और समुचित समाधान होना चाहिए। आतिशी जी को उन्होंने समझा दिया था ये नहीं होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर उपराज्यपाल महोदय का भी सहयोग है, वो भी आपकी जरूर मदद करेंगे। एक बार वो, अच्छा क्या था उस वक्त, क्या कहा था, एक बार वो सुनाइए, फिर मैं आज आपको आज की तस्वीर दिखाऊंगा। सुनिए एक बार। केजरीवाल जी ने लिखा है कि मुझे पता चला है कि दिल्ली के कुछ इलाकों में पानी और सीवर की काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। इसे लेकर मैं चिंतित हूँ। चूँकि मैं जेल में हूँ, इस वजह से लोगों को ज़रा भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। गर्मियाँ भी आ रही हैं, जहाँ पानी की कमी है वहाँ उचित संख्या में टैंकरों का इंतज़ाम कीजिए। केजरीवाल जी ने कहा कि चूंकि मैं जेल में हूँ तो इस चक्कर में लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लेकिन केजरीवाल जी अभी तो बाहर हैं, बीजेपी कह रही है अब आप बिजी हैं। याद करिए, केजरीवाल जी ने संदेश 24 मार्च को जेल से भिजवाया था, जब वो बहुत चिंतित थे। बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल चिंता होनी चाहिए। आज से ठीक 67 दिन पहले यह संदेश था दिल्ली की जल मंत्री आतिशी जी के लिए, और उसे पढ़कर सुनाया भी उन्होंने ही था। सोचिए, जब सीएम केजरीवाल जेल में थे तो उनको दिल्ली वालों की चिंता थी पानी की समस्या को लेकर। वो गर्मी आने की आहट भर से परेशान थे कि दिल्ली वालों का क्या होगा, वो खुद जेल में है तो फिर क्या होगा। अब तो केजरीवाल जी बाहर है, गर्मी प्रचंड है, फिर भी दिल्ली में हाहाकार मचा हुआ है। अब बीजेपी को मौका मिल गया। बीजेपी ये आरोप लगा रही है कि भाई दिल्ली में हाहाकार केजरीवाल जी का चल रहा है प्रचार। सीएम अरविंद केजरीवाल बिहार में चुनाव करने में बिजी हैं, पंजाब में चुनाव करने में वो बिजी है। बीजेपी कह रही है मतलब दिल्ली में हाहाकार है, केजरीवाल जी का जारी चुनाव प्रचार है। ये केजरीवाल मॉडल वाली दिल्ली की तस्वीर है, जो दिल्ली जहाँ के विकास मॉडल का जिक्र, मतलब सोचिए यहाँ के सीएम अरविंद केजरीवाल जी देश के हर हिस्से में तो छोड़िए, मतलब विदेशों तक में करते हैं। लेकिन इससे क्या हुआ कि अब पुराने बयान याद आ रहे हैं लोगों को। पानी को लेकर क्या बयान थे, क्या नहीं थे, सुनिए। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर के अंदर आपकी टूटी के अंदर पानी आया करेगा, ये मेरा वादा है। लेकिन 5 साल लगेंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। ये दिल्ली के लिए शर्म की बात है कि देश की राजधानी में हर घर में पानी नहीं आता। 5 साल में पाइपलाइन बिछाएंगे, हर घर में टूटी में पानी आएगा। दिसंबर 2017 तक, यानी कि एग्जैक्टली 22 महीने के अंदर दिल्ली के हर कोने के अंदर, दिल्ली की हर कॉलोनी के अंदर, सभी घरों के अंदर पाइप से दिल्ली में पानी पहुंच जाएगा। दिल्ली की हर टूटी के अंदर जो पानी आएगा वो पीने का होगा। सीधा दिल्ली की जल बोर्ड की टूटी से आप पानी पी सकते हैं। आपके आरओ से ज़्यादा अच्छा पानी जल बोर्ड का पानी मिला करेगा। हमें उम्मीद है कि 2024 तक हम दिल्ली के हर नागरिक को 24 घंटे पानी उनकी टूटी में मुहैया कराने में कामयाब होंगे। देखिए, फिलहाल तो उम्मीद टूटती नजर आ रही है। टूटी में पानी पता नहीं, लोगों की उम्मीद टूटती नजर आ रही है। मतलब टैंकरों के पीछे लोग भागने को मजबूर है। वो तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये देखिए आप। अच्छा, ये तो तस्वीरें इंस्पेक्शन की है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पानी को लेकर स्थिति बहुत दयनीय है, त्राहिमाम वाली स्थिति है। दूसरी तस्वीर दिखाइए, आतिशी जो है वो इंस्पेक्शन के लिए गई थी, और दिल्ली, ये देखिए वो तस्वीर है। ये पानी का टैंकर पहुंचता है कि लोग वहां पर दौड़ लगाने लगते हैं। पाइप, बुरा हाल है, भीषण गर्मी। मतलब मैं कह रहा हूं दिल्ली वालों पर डबल अटैक है, पानी और गर्मी। विवेकानंद कैंप का ये वो इलाका है जिसकी सीमाएं दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की विधानसभा सीट के साथ लगती है। लेकिन ऐसे हालात सिर्फ यही नहीं है,
दिल्ली के जिन इलाकों में टैंकर से पानी की, ये देखिए आप तस्वीर देखिए, आप तस्वीर देखिए सिर्फ आप। ये हमने आपको अरविंद केजरीवाल जी के बयान भी सुनाए और इसको लेकर अब बीजेपी को मौका मिल गया केजरीवाल जी को घेरने का, कि अंदर थे तो चिंता हो रही थी, अब तो बाहर है। एक्शन प्लान तो सिर्फ पानी के डिस्ट्रीब्यूशन को इम्प्रूव कर सकता है। अगर आप पानी की सप्लाई रोक देंगे, अगर आप यमुना में पानी नहीं छोड़ेंगे, अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में रॉ वाटर नहीं आएगा, तो सरकार डिस्ट्रीब्यूशन प्लान बना के क्या करेगी? डिस्ट्रीब्यूशन तो तब होगा जब वाटर का प्रोडक्शन होगा, और प्रोडक्शन तब होगा जब हरियाणा से पानी आएगा। अगर हरियाणा पानी रोक के बैठ जाती है तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा दिल्ली के लोगों में पानी? क्या ये संकट प्राकृतिक है? जी नहीं, ये संकट अरविंद केजरीवाल की सरकार द्वारा पैदा किया गया है, सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। दिल्ली की मंत्री आतिशी मार लेना बार बार कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार पानी नहीं देगी, लेकिन सच छुपा रही है। दिल्ली का जो शेयर है 1994 का जो समझौता है 719 क्यूएस पानी का, जबकि हरियाणा दे रहा है 1049 क्यूएस पानी, 350 क्यूएस पानी अतिरिक्त। और जल मंत्री के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन कहानी क्या है? अब बीजेपी जो आरोप लगा रही कि मतलब जब जब हाहाकार तब बहाना नया होता है। तैयार दिल्ली में वायु प्रदूषण, पंजाब हरियाणा जिम्मेदार। आगे बढ़िए, दिल्ली में बाढ़, हरियाणा जिम्मेदार, पानी छोड़ा जा रहा है। दिल्ली में ट्रैफिक जाम, केंद्र एलजी जिम्मेदार। 2015 में डेंगू बढ़ा, बीजेपी शासित एमसीडी जिम्मेदार। कुल मिलाकर ठीकरा फोड़ने वाली पॉलिटिक्स जो है वो होती नजर आ रही है।